सो हेलो माय डियर जेटार्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इसमें हम मूव कैसे कर रहे होंगे, सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ रहे होंगे अबाउट दी सॉल्वेंट्स, जो डिफरेंट तरह के सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं इन आर ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो उनके बारे में पढ़ रहे होंगे। और उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी का कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में होगा क्या ना, हम काफ़ी सारे न्यूक्लियोफाइल्स के साथ डील कर रहे होंगे। तो इस वजह से हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट पता होने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद हम इसमें सबसे पहले हेलो एल्कीन्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे और उसके बाद उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पे मूव करेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे हेलो एरीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी केमिकल रिएक्शंस। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है सॉल्वेंट्स। तो देखिए, सॉल्वेंट्स जो होते हैं दो तरह के हो सकते हैं हमारे, या तो पोलर सॉल्वेंट्स होंगे या फिर वो होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनका जो हमारा नेट डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, जीरो। तो इस तरह के सॉल्वेंट्स को हम कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये हो जाएंगे हमारे एल्केन्स, बेंजीन, NaCl4 एक्सेट्रा। बट जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उन्हें हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोटिक सॉल्वेंट एंड सेकंड इज अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो बेसिकली ये वाले सॉल्वेंट्स हमें H प्लस देते हुए दिख रहे होते हैं, बट अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में क्या होता है ना कि ये हमें H प्लस नहीं देते, ये हमें प्रोटॉन नहीं दे पाते, इसलिए यहाँ पे होता है एब्सेंस ऑफ प्रोटॉन। अब इस तरह प्रोटिक सॉल्वेंट्स किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है विद एन हाइड्रोजन। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे हमारे वो प्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे। और अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोई भी ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन अगर जुड़ा हुआ हो तो वो हमारा अप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाता है। नाउ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स के लिए हम एब्रीविएशन यूज कर रहे होंगे PPS एंड PAS रेस्पेक्टिवली। तो कुछ एग्जांपल्स ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज वाटर, अल्कोहल, आर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फॉर्मामाइड। सिर्फ ये पर्टिकुलर टाइप का अमाइड जो सिंपलेस्ट अमाइड होता है विच इज फॉर्मामाइड, यही हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। और अगर हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो एक हमारा एग्जांपल है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF। सेकंड इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड विच इज DMSO। और उसके बाद आ जाता है हमारा हेक्सामिथाइल फॉस्फोनामाइड विच इज HMPA एंड नेक्स्ट इज डाइमिथाइल एसिटामाइड DMA। तो बेसिकली मैंने सबसे चार मोस्ट कॉमन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स के एग्जांपल लिए जो आपको काफी सारे रिएक्शंस में देखने को मिलेंगे। तो अगर इस तरह के सॉल्वेंट्स आपके किसी भी रिएजेंट के साथ यूज कर लिए जाते हैं इन दी एग्जामिनेशन तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, सो हमारा ये सॉल्वेंट्स का पार्ट खत्म हो जाता है और नाउ वी मूव ऑन टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल वर्ड से आपको इस तरह की फीलिंग तो आ रही होगी कि कुछ पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करने वाले। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इट इज द एफिनिटी ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट टुवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। सो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी भी अटैकिंग रिएजेंट की कैपेसिटी होती है टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ऑलराइट, तो अब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनकी इन बोथ डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स इन PPS एंड PAS। तो हम क्या करेंगे ना, NaX सॉल्ट्स ले लेते हैं, चारों ही हमारे जो हैलोजन्स हैं उनके सॉल्ट्स ले लेते हैं और उनको डिसॉल्व कर देते हैं हमारे सॉल्वेंट्स में। तो सबसे पहले हम डिसॉल्व किया है PAS में हमारा NaX सॉल्ट्स को। तो उस पर्टिकुलर केस में हो क्या रहा होगा ना, Na और X आपस में टूट जाएंगे और इसमें जो हमारा Na प्लस होता है जो कैटायन होता है ये हमारा सॉल्वेट होता है सिर्फ। सॉल्वेट का मतलब क्या होगा कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, तो देखिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इस तरह से Na प्लस के साथ इंटरेक्शंस करके इसको घेर लेते हैं। तो बेसिकली इसकी जो रिएक्टिविटी और मोबिलिटी है ना वो दोनों काफी ज्यादा गिर जाती है। तो इस वजह से जो हमारे इसके काउंटर एनायंस है जैसे I माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया और F माइनस हो गया, ये लोग एकदम ओपनली अवेलेबल है हमारे सॉल्वेंट के अंदर। और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, लाइक अकॉर्डिंग टू साइज इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है। हमारा जो आयोडीन है उसका साइज काफी ज्यादा होता है तो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो काफी अच्छे से डिस्पर्स हो जाती है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आता है, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उसका एकदम अपोजिट ऑर्डर आता है। क्यों? क्योंकि जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा, राइट। सो इस वजह से जो हमारा F माइनस है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इस वजह से जो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो सबसे ज्यादा हाई होती है।
ऑलराइट, बट अगर हम बात करते हैं हमारे पीपीएस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, तो इसमें आपको पता होगा कि H प्लस जो है वो भी रिलीज हो रहा होता है हमारे सॉल्वेंट के थ्रू। तो इसमें हमारा Na प्लस तो है, वो तो सॉल्वेट हो ही रहा हो वाई ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बट यहाँ पे जो हमारा X माइनस है वो भी सॉल्वेट होता हुआ दिख रहा होता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ H प्लस। राइट, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा ना, जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है हमारे न्यूक्लियोफाइल पे, उतनी ज्यादा उसकी सॉल्वेशन होती है। तो इस वजह से होगा क्या ना, ड्यू टू हाई सॉल्वेशन उसकी जो रिएक्टिविटी है वो गिर जाती है और वो और ज्यादा स्टेबल होते हुए हमें दिख रहा है। देखिए जैसे सॉल्वेशन, अब F माइनस जो है हमारा, उसका जो एरिया होता है वो काफी कम होता है, बट चार्ज जो है चारों ही हमारे जो हेलोजेंस है उन पे सेम है। तो इस वजह से जो F माइनस है उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो इस वजह से इसका सॉल्वेशन भी सबसे ज्यादा हो रहा होता है। फिर उसके बाद क्लोरीन का, ब्रोमीन का एंड आयोडीन का। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पीपीएस के केस में एकदम इन रिवर्स आता है। जो हमारा आई माइनस है वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है इन पीपीएस, देन बी आर माइनस, देन सी एल माइनस, देन एफ माइनस। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो कंटेनर ले लिए इस तरह के, और इनमें मैंने अपना कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाला है एक एक करके, इसमें भी और इसमें भी। अब एक में मेरे पास है पीएस, राइट, और दूसरे में मेरे पास है पीपीएस। अब मैंने क्या करा है, पीएस और पीपीएस में मेरे पास चारों तरह के जो मेरे हैलोजेंस है उनके एनायंस प्रेजेंट है। तो मुझे पीएस में जो है मेरा मेजर प्रोडक्ट एफ माइनस वाला मिल रहा होगा। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो जब मेरे एफ के साथ कनेक्ट करेगा तो मुझे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो सॉल्वेंट है वो पीएस है। बट पीपीएस के केस में क्या होगा, जो आयोडीन है मेरा वो मुझे मेजर प्रोडक्ट दे रहा होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मेरे न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होता हुआ दिख रहा होगा। तो देखिए अब आपको शायद डिफरेंस समझ आ गया होगा पीएस का और पीपीएस का, राइट। अब देखिए जैसे हमसे एग्जांपल दिया गया है, विच इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल इन पीपीएस। तो पीपीएस में देखिए क्या होगा, हमारा जो काउंटर आयन है, एनायन और केटायन दोनों ही सॉल्वेट हो रहे होंगे, तो हमारे पास इसमें देखने के लिए क्या बचता है कि चार्ज डेंसिटी किस पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल पे ज्यादा हो रही होगी। तो चार्ज डेंसिटी जो है हमारे ऑक्सीजन पे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका जो साइज है सल्फर से कम होता है। तो इस वजह से इसका सॉल्वेशन जो है वो ज्यादा होगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर जाती है। इसलिए ये बैड न्यूक्लियोफाइल होगा इन पीपीएस, एंड एसएच माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है ओएच माइनस से। तो क्या जनरल ट्रेंड क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है ना हमें, कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी है हमारे कंपाउंड्स की वो डिक्रीज करती है दोनों ही। बट जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिसिटी तो डिक्रीज करती है, बट अगर हमारा सॉल्वेंट पीपीएस है तो हमारी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो हमें इंक्रीज करती हुई देखने को मिलेगी। बट अगर हमारा पीएस सॉल्वेंट है तो हमारी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही होगी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर हमें हमारी रिएक्शन में कोई भी सॉल्वेंट स्पेसिफाइड नहीं है तो हमें अज्यूम कर लेना है कि हमारा सॉल्वेंट क्या है, पीपीएस। और यूजुअली हम ये पीपीएस वाटर ही कंसीडर कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। नाउ मूविंग टू दी रिएक्शंस ऑफ आवर हेलो एल्केन्स। तो अब हम क्या करने वाले ना, सिर्फ हमारी हेलो एल्केन्स है उनकी सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमारी SN2 रिएक्शन होती है, वो डिस्कस कर रहे होंगे ऑफ दी हेलो एल्केन्स। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये वन स्टेप रिएक्शन होती है, और इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए ये हमारा मीथेन है, सॉरी मिथाइल है, जिसके CH3 जिसके साथ हमारा X अटैच्ड है। ओके, सो इधर क्या होगा ना, हमारी बॉन्ड जो है वो थोड़ी सी पोलराइज्ड होती है ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो हमारा जो X है उसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होता है, और जो कार्बन है उसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो पॉजिटिव चार्ज ढूंढते ढूंढते कार्बन के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल पे क्या करता है, अटैक कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास इन डेप्थ क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछेगा कि जो हमारा SN2 रिएक्शन है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे अटैक करता है या एंटी बॉन्डिंग पे करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा स्टार जो हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसके ऊपर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा होता है ऑफ द कार्बन। तो ये अटैक करता है और हमें इन्वर्टेड यानी कि उल्टा प्रोडक्ट मिलता है, राइट। अगर राइट देख लीजिए, अगर मेरा राइट साइड पे X था तो मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो मुझे लेफ्ट साइड पे देखने को मिल रहा होगा, और ये X माइनस अलग हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने जैसे आपको बताया हमारा जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलता है, तो उस इन्वर्जन को क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। ये इन्वर्जन का नाम है, वॉल्डन इन्वर्जन। एंड सेकंड, आर रिएक्शन वुड बी बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अब आप केमिकल काइनेटिक्स का यूज
करते हुए अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट एक्सप्रेशन लिखते तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल और हमारा जो RX है वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमारे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आ रही होती है, तो इस वजह से ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो जाती है और वन स्टेप रिएक्शन होगी। कोई भी इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट हमें ऑब्जर्व करने को मिल रही होती है। नेक्स्ट है R एंड D मे और मे नॉट कन्वर्ट टू S और L। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्जन तो हो रहा है, बट हमारा जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेकंड, sp2 ट्रांजिशन स्टेट इज ऑब्जर्व्ड। अब मैंने आपको जैसे बताया कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसके अंदर हमें इंटरमीडिएट तो कोई भी देखने को नहीं मिलता है, बट इधर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है विच इज sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, और बेसिकली एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है। देखिए इधर हो क्या रहा है ना, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है और एट द सेम टाइम जो हमारा x है वो रिमूव हो रहा होगा, उसकी बॉन्ड टूट रही होगी। तो ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं और इसमें होता है क्या है ना, जो कार्बन है उसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी आ रही होती है, तो इस वजह से काफी ज्यादा अनस्टेबल हो रहा होता है ट्रांजिशन स्टेट। तो देखिए इसी वजह से अगर हमारे कार्बन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट हुआ ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो वो क्या करेगा ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कहीं ना कहीं कम कर देगा ऑन आर कार्बन, तो जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबल होता हुआ दिख रहा होगा। तो इस वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन आर कार्बन, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2। हमने SN2 के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए, बट अब ऐसे क्या क्या फैक्टर है जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 को आप कह सकते हैं गवर्न कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब सिंस हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा तो इसमें जो हमारी न्यूक्लियोफाइल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी आ रही है, तो अगर हमारी न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन हाई हुई तो हमारी यील्ड जो होगी वो काफी अच्छी होगी। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिसिटी मस्ट बी गुड। तो हाई रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो हमारे न्यूक्लियोफाइल है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें सारा काम न्यूक्लियोफाइल का ही है, उससे ही जाके अटैक करना है और उससे ही जाके मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पे दूसरा और कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं है, या जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसी की वजह से जो हमारी रिएक्शन है वो होती हुई दिख रही है हमें। फिर थर्ड पॉइंट है हिंड्रेंस मस्ट बी लेस। अब न्यूक्लियोफाइल को आप देखेंगे तो बैक अटैक कर रहा है। अब वो बैक अटैक करेगा तो मान लीजिए हमारे हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरे बल्कि ग्रुप्स होते हैं, तो ये जो बैक अटैक होता ना, ये करना उतना ही मुश्किल हो जाता हमारे न्यूक्लियोफाइल्स के लिए। तो जितना कम बल्कि हमारा जो है कार्बन के अराउंड के ग्रुप्स होंगे उतनी ही ज्यादा हमें रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिल रही होगी। तो इस वजह से 1 डिग्री RX के लिए सबसे ज्यादा होती है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। 3 डिग्री तो ऑलमोस्ट SN2 शो ही नहीं करता, ये हमें सिर्फ SN1 शो करते हुए दिख रहा होता है। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, लीविंग ग्रुप X मस्ट बी गुड। अब जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी हमारी रिएक्शन हो रही होगी, तो इस वजह से RI की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है, देन RBr, देन RCl एंड सबसे एंड में RF। ऑलराइट, now the last important factor that governs the rate of reaction of SN2 is इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैंने आपको उसमें भी बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है, तो इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही होती है। नाउ वी नीड टू कंपेयर द रेट ऑफ SN2 फॉर फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स। तो देखिए हमें यहाँ पे 4 स्पीशीज गिवन है, फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स या स्पीशीज जो भी बोल सकते हो, तो हमें यहाँ 4 स्पीशीज गिवन है RX हमारे, और हमें देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा SN2 के लिए किसका रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा होगा। तो देखिए हमारे पास ये जो A वाली स्पीशी है, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है ऑन आर C, जो कि डायरेक्टली क्लोरीन के साथ अटैच्ड है। तो जब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी तो कार्बन के ऊपर जो इस वाले कार्बन के ऊपर जो 10 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही होगी उसको ये कार्बोनिल वाला कार्बन अपनी तरफ लेके कुछ हद तक हमारी जो ट्रांजिशन से स्टेट है उसको स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो इसलिए SN2 की सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ देखने को मिलेगी हमें, ए के अंदर। फिर देखिए BCD के अंदर हमें सिंपली जो है स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर कंसीडर करना है, तो इसके अंदर जिसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उसकी रेट सबसे ज्यादा होगी, तो इसलिए B, C और D। अब देखिए B और C दोनों ही 1 डिग्री है, बट इसमें जो हमारा C वाला स्पीशी है उसमें देखिए हमारे पास इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये ज्यादा बल्कि होता है इन कंपेयर टू नॉर्मल हाइड्रोजन, तो इस वजह से C की रेट ऑफ रिएक्शन B से कम होगी। सेकेंड वाला एग्जाम्पल करते हैं, तो इसमें भी हमें 3 स्पीशीज गिवन है और हमें चेक करना है कि सबसे अच्छी रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा जो A है वही आ जाता है विद द हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन। वाई? क्योंकि इसमें भी जो हमारा बेंजाइल ग्रुप है बेसिकली CH2PH, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा होगा मेरा जो ये है।
फिनाइल ग्रुप, तो इस वजह से इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा आ जाती है। उसके बाद देखिए बी और सी में हम देखिए तो अगर यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज आता है इन दी ट्रांजिशन स्टेट, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा होगा। अगर आप देखिए तो यहाँ पे मेरे पास एक डबल बॉन्ड है जिसको रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कर रहा होगा, तो इस वजह से जो मेरा सी वाली आर एक्स है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आ जाती है इन कंपैरिजन टू बी पार्ट। ऑलराइट, अब जो हमारा लास्ट वाला एग्जांपल है ये देखिए, न्यूक्लियोफाइल्स गिवन है। अब इसमें NaOH NaOH और SH माइनस, यहाँ से मुझे OH माइनस मिल रहा होगा मेरा न्यूक्लियोफाइल, और जो NaSH है वहां से मुझे मेरा न्यूक्लियोफाइल मिल रहा होगा SH माइनस। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन इनमें क्या क्या करनी है, कंपेयर करनी है। तो देखिए SH माइनस की रेट ऑफ रिएक्शन तो ज्यादा आ जाएगी क्योंकि हमें सॉल्वेंट गिवन नहीं है, तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो PPS ही है। अब PPS जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो OH माइनस के पास ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा सॉल्वेट हो रहा होगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, तो सबसे ज्यादा तो हमारे पास C वाला आ गया। देन अब ए और बी में हमारे पास सेम न्यूक्लियोफाइल है बट कॉन्सेंट्रेशन जो है बी वाले की ज्यादा है, राइट। 2 मोलर इसकी जो है कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने को मिल रही है, तो इस वजह से बी वाले की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ए। ऑलराइट, सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आएंगे और आपने SN2 की रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करना सीख लिया है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट रिएक्शन विच इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए हियर द CX बॉन्ड इज ब्रोकन बाय PPS। तो हम जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं ना, उसकी वजह से जो हमारी CX बॉन्ड है वो इसमें ब्रेक होती हुई दिख रही होती है। अब काफी बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो आके CX बॉन्ड ब्रेक करता है इन दी SN1 रिएक्शन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो हमारी CX बॉन्ड का ब्रोकिंग है वो किस वजह से होता है, PPS की वजह से होता है। तो इस वजह से हम जो हमारा PPS लेते हैं ना वो हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाला लेते हैं, या फिर जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है वो वाला लेते हैं, राइट। सो इस तरह के कुछ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, हमारा वाटर, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। तो हमने देख लिया हमारा फर्स्ट, ये अब देखिए 2 स्टेप रिएक्शन होती है और इसके अंदर हमें इंटरमीडिएट बनते हुए दिख रहा होता है। जो हमारी SN2 थी वो 1 स्टेप रिएक्शन थी, बट हमारा जो SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है। तो इसमें देखिए जब हम PPS लेते हैं विथ हाई पोलैरिटी, तो इसमें जो CX बॉन्ड है वो ब्रेक हो रही है। अभी जो CX बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस है ये बहुत स्लो होता है, तो इस वजह से ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, यही हमारा RDS हो जाता है, और यहाँ हमें कार्बोकैटायन मिल गया और साथ में X माइनस अलग हो गया। अब देखिए इसके बाद जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे बैक अटैक भी कर सकता है, राइट, और फ्रंट अटैक भी कर सकता है। तो हमें एक रेसेमिक मिक्सचर भी देखने को मिलता है इसमें, और हमें रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी मिलता है और इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है। दोनों ही हमें नॉर्मल केसेस में 50-50% देखने को मिल रहे होते हैं। अब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के देखिए रेट, अगर हम रेट एक्सप्रेशन लेके, तो इसके RDS के अकॉर्डिंग हम हमारा रेट एक्सप्रेशन लिखते फॉर एनी काइंड ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो देखिए इसमें RDS में हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ RX अवेलेबल है, तो इधर सिर्फ RX की कॉन्सेंट्रेशन हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए ये है इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अनलाइक SN2 जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा था। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है SN1 की, वो हम डिसाइड करते हैं बाय द ईज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CX बॉन्ड। आपने काफी जगह देखा होगा कि आपको बता दिया जाता है कि जितनी ज्यादा डिग्री होगी RX की उतना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। बट वो हमारा जो है एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं होता, और कभी भी हमारे पास अगर कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें ये जो हमारा डिराइव कॉन्सेप्ट है काम नहीं करता। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN1 की, वो ईज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CX बॉन्ड पे डिपेंड करती है, और उससे हम डिराइव कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, डिसोसिएशन ऑफ CX बॉन्ड। तो इस वजह से जो RI की रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा होती है विद देन RBr देन RCl एंड सबसे एंड में RF। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकैटायन, तो इस वजह से 3 डिग्री RX की ज्यादा होगी देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। बट आपको स्टिक कौन से करना है, इसी कॉन्सेप्ट पे करना है कि कितनी जल्दी हमारा जो डिसोसिएशन है CX बॉन्ड का वो हो रहा होगा। तो देखिए दस व्हेनेवर डिग्री ऑफ RX इज सेम वी चेक ब्रांचिंग। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी जो हमारा एक्स है वो उतना ही ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है, जो CX बॉन्ड का डिसोसिएशन है वो उतना ही इजी हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन सेम डिग्री RX आर प्रेजेंट देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है।
जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, तो इसमें जो फर्स्ट है इसमें लेस ब्रांचिंग है और सेकंड वाले में हमारे पास दो ब्रांचेस अवेलेबल है। तो ये वाला जो सी एक्स बॉन्ड है ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहा होगा ड्यू टू दीज टू ब्रांचेस, तो इस वजह से इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाती है। नाउ फॉर रेट ऑफ रिएक्शन वी चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड जस्ट आफ्टर द सी एक्स डिसोसिएशन एंड नॉट द रीअरेंजमेंट। अब देखिए ये वाला अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आपको पता है, अगर हम यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, कार्बोकेटायन बनाते हैं, तो ये रीअरेंज करके यहाँ पे तो आ ही जाएगा, राइट, इस वाली पोजीशन पे आ ही जाता है। बट हमें इसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं देखनी है, हमें जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ सी एक्स बॉन्ड जो हमारा कार्बोकेटायन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ही रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करनी होती है। तो इस वजह से देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला कंपाउंड है उसके अंदर 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा हो जाएगी। देन जो सेकंड वाला है उसकी, क्योंकि ये 2 डिग्री है, उसके बाद 4 और 3 में हम देखें तो हमारे पास 1 डिग्री का आप कह सकते हैं आर एक्स है, राइट। बट जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसके लिए ईज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सी एक्स बॉन्ड ज्यादा होगा, तो इस वजह से जो हमारा फोर्थ वाला आर एक्स है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन 3 वाले से ज्यादा देखने को मिल रही होती है। ऑलराइट, अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें हमने SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन देखनी है। तो देखिए फर्स्ट वाला जो स्पीशी है उसके अंदर हमारा प्लस यहाँ पे बन रहा होगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, राइट, तो इस वजह से इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा आ जाती है। देन सेकंड वाला RX, क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, एंड देन लास्ट वाला क्योंकि इसमें 2 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। अब देखिए फॉलोइंग स्पीशीज डोंट शो एनी ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये जो 3 स्पीशीज है किसी भी तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें नहीं शो करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अगर डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन हमारा कोई भी हेलोजन है तो ये एसएन रिएक्शन कभी भी शो नहीं कर रहा होगा। डायरेक्टली अटैच्ड डबल बॉन्ड है, अगर हमारा जो डबल बॉन्ड कार्बन है उससे डायरेक्टली हमारा एक्स ग्रुप अटैच्ड है तो भी ये SN1 या SN2 शो नहीं करेगा। और अगर हमारा जो ब्रिड हेड पोजीशन है उससे कोई भी एक्स अटैच्ड है तो भी हमारा SN1 या SN2 ऑब्जर्व करने को नहीं मिल रहा होगा। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स पढ़ी थी, SN1 SN2। और SN1 SN2 में हमें मेजरली दो ही चीजें याद रखनी है। SN1 में हमारे पास हमेशा कार्बोकैटायन बन रहा होगा और उसमें हमें रिटेंशन वाला प्रोडक्ट मिल रहा होगा, बट जो SN2 होती है वो सिंगल स्टेप होती है और उसमें हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलता है, राइट, जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो इन्वर्टेड होगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप दिमाग में रखना वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्योंकि यही हमारे जो पॉइंट्स है सबसे ज्यादा काम आ रहे होते हैं। तो देखिए अब हम रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन्स की, और ये वाला जो पार्ट है आपका ये एनसीईआरटी से ही उठाया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रिएक्शंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता देना चाहता हूँ। एक तो जो है हमारा आर एजी जो होता है, सिल्वर होता है, इट हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड्स दीज 3 हेलोजेंस। एफ को छोड़ के बाकी के जो 3 हेलोजेंस है उसकी तरफ जो हमारा एजी उसकी हाई एफिनिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये पीपीटी फॉर्म करता है। अब आपको बता दूं थर्मोडायनेमिकली अगर किसी भी रिएक्शन में पीपीटी फॉर्म होते हुए हमें दिख रही होती है तो पीपीटी की जो आप कह सकते हैं फॉर्मेशन होती है वो काफी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती है, तो रिएक्शन जो है पीपीटी को बनाने को फेवर करती है और उस तरफ मूव कर जाती है। तो इसलिए जो हमारा आर्गन है वो सॉरी आर्गन ही जो हमारा सिल्वर है वो हमेशा पीपीटी फॉर्म करना चाहेगा, तो उसकी जो है हाई एफिनिटी टुवर्ड्स Cl Br एंड I, और ये इसके कलर्स लिखे हुए हैं। और नेक्स्ट जो है Zn और फॉस्फोरस जो है इनकी भी हाई एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ZnO बॉन्ड या फिर PO बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो काफी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है, राइट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट से ही आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये आगे की रिएक्शंस में काफी यूज आ रहे होंगे। अब देखिए हमने हमारा नॉर्मल RX ले लिया, इसके साथ अगर हम AgF की रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ Ag जो हमारा फ्लोरीन है उसके अलावा अगर कोई भी X होगा तो हमारा जो सिल्वर क्या चाहेगा उस X के साथ रिएक्ट करके PPT बना ले, तो ये हमारा X को सब्सटीट्यूट कर देता है और यहाँ RF हमें दे देता है और ये PPT जाके बना लेता है, तो ये हाईली स्पॉन्टेनियस होता है। और जो रिएक्शन है हमारी ये वाली AgF की एंड द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरो यू कैन से एल्केन्स, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं, ये इसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। और ये वाली जो रिएक्शन है बाकी और रिएजेंट से कैरी आउट कराई जा सकती है, जैसे CaF2 SbF3 एंड Hg2F2, राइट। अब नेक्स्ट ये जो 4 रिएक्शंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारा जो पोटेशियम होता है वो काफी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, बट हमारा जो Ag होता है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर नहीं शो करता है, तो इस वजह से
हमारे पोटेशियम के साथ जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे वो प्रीडोमिनेंटली आयोनिक नेचर शो करते हैं, और Ag के साथ हमारे जो भी कंपाउंड्स होंगे वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर शो कर रहे होते हैं। ये फजांस रूल का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, उसमें ये कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन कैसी होती है, अगर हमने KCN लिया है तो जो है हमारा हेलो एल्कीन के साथ हमें साइनाइड बनते हुए मिल रहा होता है, बट अगर हमने Ag लिया है तो यहाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट नेचर रखता है, तो इस वजह से हमें आइसोनाइट्राइल देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर हमने KNO2 लिया है तो हमें आयोनिक नेचर की वजह से ONO बनते हुए देखने को मिल रहा होता है, बट अगर हमने कोवेलेंट लिया है तो यहाँ हमें नाइट्रो ग्रुप अटैच होते हुए दिख रहा होता है। अब वैसे ही मॉइस्ट और ड्राई Ag2 में भी अलग अलग हमें क्या कह सकते हैं प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर हमने मॉइस्ट Ag2O लिया है तो हमें नॉर्मल अल्कोहल ऑब्टेन हो जाता है और जो हमारा AgX है उसकी पीपीटी मिल जाती है। बट अगर हमने ड्राई Ag2O लिया है तो इस केस में हमें ईथर बनते हुए देखने को मिल रहा होता है। और देखिए इसको आप इस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं कि इसके जो दो Ag मॉलिक्यूल्स है ये 2 मोल RX के साथ कंबाइन कर लेते हैं, और इसका जो ऑक्सीजन है ये दोनों आर के बीच में एक तरह से आप कह सकते हैं सैंडविच हो जाता है और हमें ईथर बनते हुए मिल रहा होता है। अब जो हमारा NaOH है और H2 है वो दोनों ही हमें अल्कोहल देते हैं, बट इन दोनों की मैकेनिज्म्स अलग अलग फॉलो होती है। वाई? बिकॉज जो NaOH का OH माइनस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो Na है, Na प्लस है, वो तो सॉल्वेट हो जाता है, राइट? तो जो हमारा OH माइनस है वो और ज्यादा फ्रीली अवेलेबल है सॉल्वेंट में, तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होती भी दिख रही होती है। बट H2O के केस में क्या होता है ना, हमारा इसका जो कैटायन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, H प्लस ही हो जाएगा। तो वो फ्रीली घूम रहा है हमारे किसी भी वो सॉल्वेंट में। सिंस यहाँ सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो हम वाटर ही सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं वाटर के साथ, तो भाई इसका H प्लस आराम से घूम रहा है, तो ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग OH माइनस नहीं होता है इसका, तो इस वजह से यहाँ पे SN1 रिएक्शन फेवर हो रही होती है। अब नेक्स्ट NH3, अगर हम अमोनिया लेते हैं तो इसके साथ देखिए हमें नॉर्मली NH2 हमारा जो है RX के साथ RX को सब्सटीट्यूट कर देता है X को, और HX हमारा एसिड मिल जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा सिल्वर एनहाइड्राइड, तो इसमें देखिए हमें ईस्टर फॉर्म होते हुए दिख रहा है। और नेक्स्ट है हमारा LiAlH4 LAH, ये हमें H माइनस देता है। तो जो हमारा H माइनस है वो हाईली रिएक्टिव होता है और हाईली अनस्टेबल होता है, तो वो X माइनस को रिप्लेस करके हमें नॉर्मल एल्केन दे देता है। और नेक्स्ट है R-M। M क्या है, हमारा कोई भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो उसके साथ अगर हमारे कोई भी एल्केन ग्रुप जुड़ा है तो हमें यहाँ पे क्या R माइनस कार्बन आयन मिल जाता है, और ये हमारे X को सब्सटीट्यूट करके R और R' मिलके एल्केन फाइनल प्रोडक्ट दे देते हैं। अब नेक्स्ट हमारी एक नेम रिएक्शन आ जाती है फ्रेंकलिस्टीन और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए तो इसमें हमारा जो RX है उसकी हम रिएक्शन कराते हैं विद NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो इससे हमें मिलता है Ri विच इज ऑब्टेन थ्रू SN2 मैकेनिज्म, और जो हमारा NaX उसकी पीपीटी बनने को देखने को मिलती है हमें। अब फॉर दिस रिएक्शन precipitation of NaX is the driving force according to Lee-Chatelier principle. Okay, now NaI is soluble in dry acetone because it is covalent, while the other NaX are insoluble in acetone because they are ionic। तो इस वजह से हमें यहाँ जो है राइट हैंड साइड पे NaX की पीपीटी बनती हुई दिख रही होती है, जबकि NaI जो है वो डिसॉल्व स्टेट में होता है इन आर ड्राई एसीटोन, राइट? हेंस विदाउट ड्राई एसीटोन दिस रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, प्रेसिपिटेशन ऑफ NaX, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमें ड्राई एसीटोन नहीं दिया गया है तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो है वो नहीं कैरी आउट हो रही होगी। अब हम मूव कर जाते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स पे। तो सबसे पहले हम जो है हमारे अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे होंगे विद HX टाइप ऑफ एसिड टू फॉर्म आर हेलो एल्कीन्स। तो देखिए इसमें हमारा जो ROH है, अब HX एसिड है तो उसने H प्लस दिया होगा वाटर में, तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो इस H प्लस पे जाके अटैक कर देता है और हमें ROH2 मिल जाता है। अब ये वाटर रिलीज कर देगा और हमें कार्बोकैटायन बनते हुए दिख रहा होता है, और ये कार्बोकैटायन सिस्टम में प्रेजेंट X माइनस के साथ अटैच करके RX फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्योंकि क्लासिकल कार्बोकैटायन ही फॉर्म हो रहा है, और अगर हमारे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, बिकॉज ऑफ कोर्स वो जो है हमारे कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा होता है। जैसे देखिए ये एग्जांपल देखिए, यहाँ हमारे पास नॉर्मल अल्कोहल है और जब हमने इसकी HCl के साथ रिएक्शन कराई तो हमें यहाँ क्लोरोएल्केन बनते हुए दिख रहा है। अब देखिए हम तीन तरह के
HX टाइप ऑफ एसिड्स के साथ रिएक्शन करवा रहे होंगे, HI, HBr और HCl। तो इन तीनों में ही कुछ कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है जो हमें ध्यान रखनी है। HI तो देखिए हमें पता है कि HI की जो बॉन्ड है वो काफी वीक होती है, तो इसमें को अपने आप ही जो हमारा है सॉल्वेंट के अंदर HI डिसोसिएट हो जाता है। बट हमें HI के साथ जो है एसिड कौन सा लेना होता है टू कीप द मीडियम एसिडिक, उसका ध्यान रखना है कि NaI के साथ हमें हमेशा H3PO3 लेना है, H2SO4 नहीं लेना होता है। वाई? बिकॉज जो H2SO4 है वो काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हमारे NaI को I2 में क्या कह सकते हैं ऑक्सीडाइज कर देता है। बट अगर हम HBr की बात करें तो इसमें जो बॉन्ड है वो थोड़ी सी अच्छी खासी स्ट्रांग होती है, तो थोड़ी सी हमें हीट करना पड़ता है हमारे सिस्टम को ताकि ये जो बॉन्ड है वो डिसोसिएट हो जाए। और NaBr के साथ हम H3PO4 भी ले सकते हैं और H2SO4 भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर कि हम कौन सा एसिड ले रहे हैं। और HCl के साथ हमें अच्छी खासी हीट देनी पड़ती है टू डिसोसिएट दी H एंड Cl बॉन्ड, या फिर हम HCl के साथ कोई ल्यूइस एसिड ले सकते हैं टू परफॉर्म आर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है ग्रूव या लूकास टेस्ट। अब ये जो हमारी रिएक्शन है लूकास टेस्ट वाली, ये हमारे डिग्री ऑफ आप कह सकते हैं अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है इन आर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कैसे होता है आइए मैं रिएक्शन डिस्कस करके समझते हैं। तो जो हमारा अल्कोहल है वो या तो 3 डिग्री हो सकता है या फिर 2 डिग्री हो सकता है या फिर 1 डिग्री हो सकता है। तो जो हमारा रिएजेंट है HCl एंड ZnCl2, अब ZnCl2 हमें हमेशा एनहाइड्रस ही लेना है, तो एनहाइड्रस ZnCl2 या फिर HCl, इस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं लूकास रिएजेंट। नाम याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है लूकास रिएजेंट। तो अगर हम लूकास रिएजेंट लेते हैं हमारे इन अल्कोहल्स के साथ तो देखिए हमें अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। अगर हमारा जो अल्कोहल है वो 3 डिग्री अल्कोहल है तो हमें 3 डिग्री RX मिल जाएगा, यहाँ SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रही होगी। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें यहाँ इमीडिएटली टर्बिडिटी देखने को मिलेगी हमारे सोल्यूशन के अंदर। और अगर 2 डिग्री हमारा अल्कोहल है तो 2 डिग्री RX मिल जाएगा और यहाँ भी SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी। बट यहाँ टर्बिडिटी जो है कुछ टाइम के बाद देखने को मिलेगी, 5 से 7 मिनट के इंटरवल के बाद। बट अगर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है तो हमारी रिएक्शन तो हो जाएगी और 1 डिग्री हमें RCl भी बनता हुआ दिख रहा होगा। बट यहाँ जो मैकेनिज्म फॉलो होगी वो SN2 फॉलो होगी और कोई टर्बिडिटी नहीं मिलती है हमें ऑन दी रूम टेम्परेचर, राइट। तो हमें ये क्या समझ आएगी, जो इमीडिएट टर्बिडिटी देखने को मिल रही होगी वो हमें 3 डिग्री अल्कोहल के लिए मिल रही होगी और कुछ टाइम बाद मतलब 5 से 7 मिनट के बाद 2 डिग्री के लिए। तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हमारे 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल्स को। अब हमें नीचे कुछ कंपाउंड्स दिए गए और हमें देखना है इनमें से कौन सा हमें इमीडिएट टर्बिडिटी दे रहा होगा। तो देखिए 3 डिग्री तो ठीक है, कॉन्सेप्ट को मैंने थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है, बट आप ध्यान रखिएगा कि जहां ही एक्सेप्शनली स्टेबल हमारा अगर कार्बोकैटायन बन रहा होगा और SN1 रिएक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई होगी, तो वो इमीडिएट टर्बिडिटी देते हुए हमें दिख रहे होंगे अल्कोहल्स, राइट। तो देखिए यहाँ जैसे हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल है और यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा क्योंकि वो 3 डिग्री पे बन रहा होगा, तो इस वजह से टर्बिडिटी दे देगा। सेकेंड वाला जो है यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो ये इमीडिएट टर्बिडिटी नहीं दे रहा होगा। नेक्स्ट देखिए सी वाला, इधर 2 डिग्री हमारे पास अल्कोहल है तो ये भी हमें इमीडिएट टर्बिडिटी नहीं देगा। अब देखिए फोर्थ वाला अगर हम देखें एग्जांपल, तो यहाँ 2 डिग्री कार्बन है ना, 2 डिग्री अल्कोहल है, बट ये हमें इमीडिएट टर्बिडिटी दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कार्बोकैटायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो यहाँ SN1 होने की जो आप कह सकते हैं पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई है, रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा होगी, तो इस वजह से हमें इमीडिएट टर्बिडिटी देते हुए दिख रहा होता है। फिफ्थ वाला देखेंगे तो ये तो भैया अल्कोहल ही नहीं है, ये हमारा फिनॉल है, तो ये रिएक्शन ही नहीं ये वाली शो करेगा लूकास टेस्ट वाली। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे भी देखिए 3 डिग्री हमारे पास अल्कोहल है तो ये भी हमें लूकास टेस्ट दे देगा इमीडिएट टर्बिडिटी। सेवेंथ वाला एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पे सिग्मा रेजोनेंस होता है और ये भी जो है एक्सेप्शनली स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करता है, तो इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन SN1 होगी वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है, तो इस वजह से ये भी हमें इमीडिएट टर्बिडिटी देते हुए दिख रहा होता है। एट्थ वाले में तो SN1 या SN2 दोनों में से कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ब्रिज हेड एटम पे हमारा OH कनेक्टेड है, तो इसलिए ये हमें लूकास टेस्ट शो नहीं कर रहा होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ ROH विद रेड PBr2। तो देखिए रेड PBr2 में हमें 3 मोल ROH लेना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी हम रेड फॉस्फोरस लेते विद Br2 गैस तो हमें PBr3 बना के देता है हमारा रिएजेंट, और ये जब हमारे 3 मोल RX के साथ ROH के साथ आप कह सकते हैं रिएक्ट कर लेता है, हमें RBr दे देता है और H3PO3
एज आर बाय प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। अब यहाँ कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, SN2 मैकेनिज्म, और यहाँ इन्वर्जन देखने को मिलेगा और 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल आर रिक्वायर्ड। अब देखिए इन्वर्जन दिख गया, यहाँ जो है हमारी डैश थी बॉन्ड, तो Br जब कनेक्ट हो गया तो ये वेज में सॉरी यहाँ अगर हमारी वेज थी बॉन्ड तो Br जो है हमारा वो डैश में कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। ये देखिए, ये जरूर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किसमें SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रही है और किसमें SN2। ये जो है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए काफी ज्यादा यूज आती है। ओके, अब हमारी जो थर्ड रिएक्शन है उसमें भी जो हम एल्कोहल है उसकी रिएक्शन या तो PCl3 से करा रहे होंगे या PCl5 से करा रहे होंगे, और दोनों में ही हमें जो है हमारा RX मिल जाता है थ्रू SN2 मैकेनिज्म। यहाँ भी जो है हमारी SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रही होती है, और दोनों में ही जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो POO बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको ये रिएक्शन डिस्कस करने से पहले ही बताया था कि जो P और O बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो काफी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है, तो इसलिए यही हमारा ड्राइविंग फोर्स हो जाता है, और बोथ गिव्स इन्वर्टेड प्रोडक्ट बिकॉज दोनों में ही SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रही थी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आ जाती है, डार्जन रिएक्शन, और यहाँ पे जो है हमें एक अलग तरह की सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म देखने को मिलती है विच इज SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें होता क्या है ना, हम हमारा नॉर्मल अल्कोहल लेते और उसके साथ थायोनिल क्लोराइड लेते SOCl2, ये रिएक्ट करके हमें RCl दे देता है और उसके साथ दो तरह की गैसियस प्रोडक्ट्स देता है, एक तो HCl और एक SO2। अब ये रिएक्शन जो है ना हमारा RX फॉर्म करने की सबसे बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो हमें प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं वो गैसियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो ये अपने आप ही सिस्टम से रिलीज हो जाते हैं, हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है RCl को फिल्टर आउट करने के लिए। तो एक तो हमें ये इजीली RCl जो है प्योर, नॉट एग्जैक्टली प्योर बट एक अच्छे खासे यील्ड में मिल जाता है, और दूसरी बात सिंस ये गैसियस प्रोडक्ट्स है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी अच्छी खासी हाई हो जाती है। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म कैसी होगी, हमारा जो ROH है वो पहले थायोनिल के सल्फर पे जाके अटैक करता है और इस तरह से हमें हमारा इंटरमीडिएट मिल रहा होता है। अब इस इंटरमीडिएट में देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट ये बनाता है, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट ये इस तरफ बना रहा होता है विच इज 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें हमारा जो S है उसके O के साथ बॉन्ड O के साथ बॉन्ड बन रही है, और जो हमारा RO है उनके बीच की बॉन्ड टूट रही है, और ये जो RCl है उन दोनों की बॉन्ड बन रही है, और जो S और Cl की बॉन्ड है ये टूटते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों ही साइमल्टेनियसली कैरी आउट होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए इंट्रामोलिक्यूलरली हो रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही जो है रिएक्शन हो रही है हमारी, तो इस वजह से ये जो मैकेनिज्म है हमारी ये SNI मैकेनिज्म हो जाती है, तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है थ्रू दिस RCl एंड SO2। और सिंस SNI है तो इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट क्या होता है वो रिटेंशन प्रोडक्ट होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट नहीं, हमें यहाँ रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑब्जर्व करने को मिलता है, और ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आ जाता है रिगार्डिंग डार्जन रिएक्शन। अगर हमने डार्जन रिएक्शन के जो हमारे रिएजेंट्स है उसके साथ pyridine या फिर NR3 जैसे बेसेस ले लिए, तो हमारी जो मैकेनिज्म है वो SNI की जगह कौन सी हो जाएगी, SN2 हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। तो हमारा ये प्रोडक्ट बनाते हुए काफी काम आएगा। कैसे? देखिए मैं आगे रिएक्शन में बताता हूँ। जैसे देखिए ये हमारा एक अल्कोहल है, इसके साथ हमने PCl3 के साथ रिएक्शन कराई, तो ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2। तो हमें क्या मिल गया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। सेम PCl फाइल में भी SN2 है तो यही वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। SOCl2 में हमारे पास जो है SNI मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, तो इधर हमें रिटेन्ड प्रोडक्ट मिलता है, राइट। जिस तरफ OH था उसी तरफ हमारा जो Cl है वो आके जुड़ जाएगा। बट अगर मैंने SOCl2 के साथ pyridine ले लिया तो इस केस में मेरी मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी, SN2, और मुझे जो प्रोडक्ट मिल रहा होगा वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिल रहा होगा। तो अब देखिए हमें एक नेक्स्ट रिएक्शन दी गई है जिसमें RBR है और इसके ऊपर काफी सारे रिएजेंट एक एक करके डाले गए हैं, और हमें ये वाली जो है फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई जो RBR है वो कौन सा हमारे पास कह सकते हैं ब्रोमो एल्केन होगा। तो हमें इसमें क्या कह सकते हैं, मून वॉक करना है बेसिकली, हमें यहाँ जो रिएक्शन है वो उल्टी चलनी है। ओके, हमें यहाँ उल्टी रिएक्शन करनी है, तो हमने पहले हमारा जो प्रोडक्ट है वही ले लिया। अब इस पे सबसे एंड में हमने क्या डाला था, SOCl2 pyridine। तो क्या हुआ होगा ना, इन्वर्जन हुआ होगा, और इन्वर्जन होने के बाद ही हमें जो है डैश पे सॉरी वेज पे Cl मिला होगा। तो यानी इससे पहले वाला जो प्रोडक्ट होगा उससे डैश पे होगा हमारा जो भी ग्रुप अटैच्ड हुआ होगा, और इससे पहले वाला जो हमारा एरो है उस पर NaOH था। अब NaOH हमें क्या देता है, OH माइनस देता है एज आर न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ कौन सा ग्रुप अटैच्ड हुआ होगा, NaOH, OH माइनस सॉरी NaOH नहीं OH माइनस ग्रुप अटैच्ड हुआ होगा ऑन दी वेज।
अब वेज से वापस से हम आ जाते हैं, तो ये SN2 रिएक्शन के थ्रू ही हुआ होगा, तो यहाँ भी डैश आ जाएगा और डैश पे क्या कनेक्ट होगा ये हम किससे देखेंगे, इसके पिछले वाले रिएजेंट से, विच इज NaI एंड एसीटोन। तो हमने देखा था ये भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो ये देखिए रिएक्शन अपना हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो तो आई दे देगा, बट सिंस ये SN2 रिएक्शन फॉलो करता है तो यहाँ जो है हमारा ग्रुप वो भी डैश पे कनेक्टेड रहा होगा। अब ये Cl कहाँ से आया, ये हमने देखा PCl3 से, PCl3 Cl देता है, तो ये हमारा जो है बीच का कंपाउंड हो जाएगा। अब इससे पहले जो है वो भी SN2 रिएक्शन फॉलो करता है PCl3, तो इससे पहले वाला जो कंपाउंड होगा उसमें जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल वो किस पे रहा होगा, वेज पे, तो वेज पे रहा होगा। और कौन सा ग्रुप रहा होगा, तो ये देखने के लिए हम वापस से पीछे वाला रिएजेंट देखते हैं, विच इज NaOH। तो NaOH हमें OH माइनस देगा, तो या OH रहा होगा। और OH से पहले हमें दिया था कि RBr है, राइट, RBr है, तो हमने देख लिया हमारी जो Br के अलावा जो हमारा R ग्रुप है वो ये वाला होगा। तो देखिए हमारी नॉर्मल जो है आप कह सकते हैं हेक्सेन वाली रिंग होगी, और इस पे एक मिथाइल है वेज सॉरी डैश में, और जो हमारा Br है वो भी किस में है, डैश में। तो ये होगा हमारा आंसर। तो आई होप ये आपको समझ आएगा। अगर आपको समझ आएगा कि भाई मैं बार बार क्यों बोल रहा था, आपको मैकेनिज्म ध्यान रखनी है कि SN1 मैकेनिज्म हो रही है, SN2 हो रही है या SNI हो रही है, राइट। अब देखिए यहाँ हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस डिस्कस करते हैं, SN1 डैश एंड SN2 डैश रिएक्शन। देखिए SN1 डैश रिएक्शन कौन सी होती है, रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड आफ्टर रेजोनेंस। तो ये वाले जो रिएक्शन होती है इसमें कार्बोकैटायन जो है आफ्टर रेजोनेंस जो हमें प्रोडक्ट देता है, वो वाली मैकेनिज्म कौन सी होती है, SN1 डैश। जैसे देखिए यहाँ हमने HBr लिया और उसके साथ एक एल्कोहल लिया है, तो सबसे पहले हमारा जो H प्लस है वो इसको प्रोटोनेट करके पानी निकाल देगा, और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज बनते हुए दिख रहा होगा, और आफ्टर रेजोनेंस ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर्टिकुलर कार्बन पे आ जाएगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये दोनों SN1 प्रोडक्ट हम कह देंगे, बट ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो हमें रेजोनेंस के बाद मिला है इसको हम क्या बोलेंगे, SN1 डैश प्रोडक्ट। आई होप ये समझ आ गया होगा। और सिमिलरली SN2 जो SN2 डैश रिएक्शन है उसमें भी जो आफ्टर रेजोनेंस हमें देखने को मिलता है प्रोडक्ट, राइट, वो हमारा SN2 डैश प्रोडक्ट होता है। जैसे यहाँ जो है हमारा Cl, इसको अगर हम रेजोनेंस करते हैं, राइट, तो 14 पे अगर हमारा जो OH कनेक्ट होता है, कौन सा, ये जो C14 आइसोटोप है, तो इस ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा SN2 डैश प्रोडक्ट, और बाकी के जो दोनों प्रोडक्ट है उनको हम बोल सकते हैं SN2 प्रोडक्ट, राइट। तो अब हमारा यहाँ हेलो एल्केन्स वाला पार्ट खत्म हो जाता है। नाउ वी मूव ऑन टू हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स के सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे होंगे, फिर केमिकल रिएक्शंस देख रहे होंगे, और इनमें हम तीन तरह की रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे होंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं SN1AR, और जब हम केमिकल रिएक्शंस में जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे SN2AR एंड EAS। अभी जो EAS वाला पार्ट है ना, ये मैंने आपको पूरा का पूरा जो है हाइड्रोकार्बन्स के जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला लेक्चर है, हाइड्रोकार्बन पार्ट 2, उसमें काफी डिटेल में डिस्कस कर दिया है। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लेना, यहाँ हम सिर्फ उसकी रिएक्शंस डिस्कस कर रहे होंगे, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे होंगे, राइट। तो अब हम आ जाते हैं हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स में। तो इसमें रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड BDC अकर थ्रू SN1AR मैकेनिज्म। तो हम जो हमारा हेलोअरीन बनाते हैं वो मोस्टली डायज़ोनियम सॉल्ट के थ्रू बना रहे होते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये जो है हमारी SN1AR मैकेनिज्म के थ्रू हो रही होती है। तो देखिए सबसे पहले हमने जो है हमारा अमाइन ले लिया, और इसमें हमने क्या डाला, NaNO2 and HCl एट वेरी लो टेम्परेचर। देखिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस सिर्फ हमें टेम्परेचर रखना है, क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट, ये जो BDC है, डायज़ोनियम सॉल्ट भी कहते हैं इसे, ये सिर्फ इसी जो कह सकते हैं आप टेम्परेचर रेंज में स्टेबल देखने को मिलता है, राइट। और फिर इसके बाद जो है हमारा एक कैटायन बन जाता है, और हम जब डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं किसी भी तरह के आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल से, तो वो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दे देता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ डायज़ोनियम सॉल्ट है और इसमें वाटर ले लिया और टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये जो मेरा डायज़ोनियम सॉल्ट है ये डिसोसिएट हो गया, और यहाँ जो मेरा न्यूक्लियोफाइल था वाटर से मिलने वाला कौन सा होगा, OH माइनस, ये जाके अटैक कर देगा मेरे बेंजीन रिंग पे प्लस पे, राइट। तो मुझे फिनॉल मिल जाता है। अब इसकी हम SN1AR मैकेनिज्म एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये था मेरा डायज़ोनियम सॉल्ट। तो इधर देखिए RDS क्या होता है, ये जो मेरा N वाला बॉन्ड है इसकी ब्रेकिंग, जैसे ही हमने हीट करी थी तो ये वाली बॉन्ड डिसोसिएट हो जाती है, तो ये बॉन्ड की ब्रेकिंग को हम क्या कहते हैं, RDS,
बिकॉज N2 इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अब N2 अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है N2 जो है वो हाईली स्टेबल गैस होती है, हमारी ऑलमोस्ट इनर्ट नेचर शो करती है। तो जितना हो सके जो हमारा N2 है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहता है। तो देखिए यहाँ हमारा जो है प्लस चार्ज आ जाता है बेंजीन पे, और उसके बाद जो है हमारा H2O रिएक्ट कर लेता है इस तरह से, OH2 जाके जुड़ गया और इसने H प्लस दे दिया, और यहाँ हमारा फिनॉल ऑब्टेन हो जाता है। तो एराइल कैटायन इंटरमीडिएट है, ठीक है, जो हमारा एरोमेटिक कार्बन है उसके ऊपर कैटायन फॉर्म हो रहा है, तो इस वजह से एराइल कैटायन इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज दी RDS। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो किसी भी तरह का न्यूक्लियोफाइल हो, भले ही स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस पर डिपेंड कर ही नहीं है कि किस तरह का न्यूक्लियोफाइल है, राइट। तो यह हमारी SN1AR हो गई। ऑल द फॉलोइंग सब्सटीट्यूशंस टेक प्लेस थ्रू SN1AR। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे हेलोअरीन्स फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो जब हमने N2Cl लिया और इसके ऊपर Ki डाल दिया तो हमें क्या मिल जाता है, आयोडाइड मिल जाता है। अब देखिए, अगर हम हमारा जो कॉपर है उसको जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में लेते हैं और उसके साथ HCl या HBr लेते हैं तो हमें ये हमारे हेलोरीन्स ऑब्टेन हो जाते हैं। और जब भी हमारा कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, गटरमैन रिएक्शन। ये नेम्स आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जब भी हमारा जो कॉपर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है, देखिए विद आर HX एसिड्स, तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सैंड मेयर्स रिएक्शन। तो गटरमैन रिएक्शन और सैंड मेयर्स रिएक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद जब हम HBF4 लेते हैं तो हमारी जो रिएक्शन है वो कहलाती है बाल्स-शीमन रिएक्शन। तो ये नेम याद रखिएगा, इनसे हमने हमारे हेलोरीन्स फॉर्म करे हैं। तो हेलोरीन्स का फॉर्मेशन यहाँ खत्म हो जाता है। अब हम मूव करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोरीन्स पे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डोज प्रोसेस। अब ये डोज प्रोसेस इज अ प्रोसेस टू यू कैन से प्रिपेयर फिनॉल्स। तो अगर हम नॉर्मली हमारी जो हेलोअरीन है उसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होती है। बट वही अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक्सट्रीमली हाई कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हमें रिएक्शन देखने को मिल जाती है और हमारा जो फिनॉल है वो बनते हुए दिख रहा होता है। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, एट वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर जो हमारा CX बॉन्ड है तो उसके कार्बन पे जो हमारा OH माइनस है वो जाके अटैक कर देता है। अब देखिए ये बहुत हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे ही पॉसिबल है, क्योंकि जो सी है हमारा जो बेंजीन की डबल बॉन्ड है उसको पोलराइज करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। तो देखिए OH माइनस यहाँ जाके अटैक कर देगा और बेंजीन की जो बॉन्ड है इस तरह से पोलराइज होती हुई हमें दिख रही है। तो यहाँ आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करते हुए हमारी पूरी रिंग में इस तरह से फ्लो कर लेता है। तो ये हमारे तीन हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड हो जाता है जिसमें एक तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और बाकी के जो तीनों कार्बन है ये इनमें कॉन्जुगेशन है और इनमें नेगेटिव चार्ज जो है हमारा आराम से मूव कर रहा है। तो ये जो हमारे पास कार्बन आयन बना है इसको हम क्या नाम देते हैं, M कॉम्प्लेक्स या फिर मेजन माइनर कॉम्प्लेक्स। ये हमारा जो इंटरमीडिएट बना है इसका नाम है मेजन माइनर कॉम्प्लेक्स, राइट। और जब हम इसकी रिएक्शन करा फर्दर, इसका जब नेक्स्ट स्टेप होता है तो इसमें जो हमारा X माइनस वो अलग हो जाता है और OH रह जाता है। नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन द इंटरमीडिएट, ये आपको दिख रहा होगा। दस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन स्टेबलाइजेस द मेजर माइनर कॉम्प्लेक्स। तो देखिए अगर इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, इसकी जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा होगा। In case of normal temperature and pressure, SN2AR would take place only if electron withdrawing group present at ortho and para position। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको मान लीजिए SN2AR करानी है और आपको कोई भी हीट गिवन नहीं है तो आपको देखना होगा कि आपको जो रिएक्टेंट है उसके ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे काफी अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे देखिए अगर मुझे नॉर्मल कंडीशंस में मेरी SN2AR करानी है तो मेरी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस पर्टिकुलर के लिए कम आएगी, क्योंकि NO2 यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, और यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए। ओके, सो हमारे इन स्पीशीज के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर कुछ इस तरह का आ जाता है। एक मिनट, इसको सही करना पड़ेगा, ये इस तरह का ऑर्डर आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, इसका रिवर्स ऑर्डर आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस पर्टिकुलर जो हमारा हेलोअरीन है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस पर्टिकुलर में दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक ऑर्थो और एक पैरा पे, और इसमें तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये तो काफी आराम से हमें जो है हमारी सब्सटीट्यूशन SN1AR रिएक्शन शो कर देगा एट नॉर्मल टेम्परेचर। ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट ऑफ द लिविंग ग्रुप। तो जितना ज्यादा -I इफेक्ट कोई भी लिविंग ग्रुप शो करेगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए जो हमारा फ्लोरीन है उसके लिए ज्यादा आती है रेट ऑफ रिएक्शन, देन फ्लोरीन, देन Br एंड सबसे एंड में I। ओके,
तो अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ हमारे पास दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर जो हमारा हाइड्राजीन है, ये जो स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम, हाइड्राजीन, N2H4, तो ये इजीली जाके यहाँ पे जो है हमारे Cl को सब्सटीट्यूट कर देगी, और ये जो हमारी स्पीशी बनी है ना, इसको हम कहते हैं 2,4-DNP, इसको क्या कहेंगे 2,4-डायनाइट्रो फॉस्फीन, या फिर ब्रेडीज रिएजेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है जो हम हमारी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज कर रहे होते हैं टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिर देखिए नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है ये हो ही नहीं रही, क्योंकि इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो प्रेजेंट है बट वो मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हमारी SN1AR की रेट ऑफ रिएक्शन पे। सिमिलरली यहाँ देखें आप, तो यहाँ -I वो भी हो रहा है, बट यहाँ देखिए दो Cl ग्रुप है हमारे पास, तो अब इसमें से कौन सा वाला Cl सब्स्टिट्यूट होगा, तो वो हम देखेंगे कि किसके पैरा पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये इस वाले Cl के पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये वाला यहाँ हमारे पास सब्स्टिट्यूट होता हुआ दिख रहा है। फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए इस वाली रिएक्शन में हमारे पास दो तरह की जो है रिएक्शन मैकेनिज्म देखने को मिल रही है। अब हमारा जो रिएजेंट है वो हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि दो इक्विवेलेंट लिया है, तो यहाँ जो फ्लोरीन है इसके पैरा पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, तो इस वजह से यहाँ तो SN2AR हो गई, और जो हमारी CH2 है यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगी। वाई? बिकॉज ये एक 1 डिग्री हेलो एल्केन है, राइट। अब देखिए नोट, SN2 is faster than SN2AR. Why? Because it is single step reaction while the later is two step reaction. तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा SN2 होता है वो ज्यादा फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू SN2AR। अब बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे हम जो हमारे हेलोअरीन्स है उनका, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये हमने हाइड्रोकार्बन वाले लेक्चर में काफी अच्छे से डिस्कस करा था, तो अगर आपको और ज्यादा डिटेल में देखना है तो प्लीज वो वाला लेक्चर रेफर करें, हाइड्रोकार्बन पार्ट 1 विच इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 हेलो एल्केन्स दिए गए और हमसे पूछा है कि भाई इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सी का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है क्योंकि इसकी चेन भी लंबी है और इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, तो इसका सबसे पहले ज्यादा हो गया बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रांचिंग किस में ज्यादा है, तो इस वाले जो हेलो एल्कीन है इसमें दो दो ब्रांचेस है, तो इस वजह से जो बी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है और ए का ज्यादा हो जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिमेट्रिक कंपाउंड्स इज हायर ड्यू टू हाई पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड्स। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट जब भी हम निकाल रहे होंगे तो किसी सॉलिड फॉर्म के सब्सटेंस के लिए निकाल रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है ना, जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं एक लैटिस स्ट्रक्चर में, राइट, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, तो उसकी पैकिंग जितनी ज्यादा एफिशिएंट होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हाई होगा। और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, इनकी जो पैकिंग होती है वो काफी अच्छी एफिशिएंट होती है, तो इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। जैसे देखिए जो हमारा ट्रांस है उसमें जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी है वो अच्छी होती है, तो इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई देखने को मिलता है। अब सिमिलरली देखिए ये वाला जो हमारे पास हमारा हेलोअरीन है ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, देखिए ये इस तरह से अच्छा खासा सिमेट्रिकल है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। सिमिलरली ये वाला जो हमारा हेलोअरीन है देखिए इसमें ये और ये इस तरह से अपोजिट अपोजिट साइड में हमारे क्लोरीन अटैच्ड है, तो इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाता है। बेसिकली जिसके डाइपोल वेक्टर्स कैंसिल हो रहे हो, है ना, ये ध्यान रख लेना, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, एक ऑब्जर्वेशन था कि जिनके डाइपोल वेक्टर्स कैंसिल हो रहे हो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारी अगली तरह की रिएक्शन विच इज SNGP, विच इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये हमारी एक और मैकेनिज्म होती है ऑफ आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली, जिसमें नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन होता है और उससे हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ते हुए दिख रही होती है। नाउ फॉर नेबरिंग ग्रुप टू पार्टिसिपेट द कंपाउंड जो हमारा RX है इट मस्ट हैव इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, इंटरनली उसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए विच कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। एंड सेकंड, लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी एंटी टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए न्यूक्लियोफाइल और जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो दोनों, तभी ये जो है हमारे SNNGP ऑब्जर्व करने को मिल रही होगी। Now the atoms and groups which can show neighboring group participation are as follows। सबसे पहले होता है हमारा O-, उसके बाद होता है NH2-, NH-, CO-, NH2। तो ये काफी सारे हमारे आप कह सकते हैं ग्रुप्स एंड एटम्स है। ये देखिए सबसे लास्ट में जो है हमारे हेलोजेंस होते, उसके बाद जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो होते, देन हमारे अमाइन
नाइट्रोजन और सल्फर कंटेनिंग ग्रुप्स, और उससे पहले जो हमें डायरेक्टली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो वाले ग्रुप्स। तो देखिए हम सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं कि SN हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ये तो देखिए हमारी नॉर्मल रिएक्शन है, इसमें कोई भी हमारे पास इंटरनल न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो हमने एक्वस से NaOH लिया तो हमें नॉर्मल SN2 मिल गई और 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। बट इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में देखिए हमारे पास यहाँ CH3 की जगह क्या है, COOOH। तो इसका जो हमारा O माइनस है वो एज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। और देखिए ये जो हमारे एंटी है, हमारा ये यहाँ पे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होगा O माइनस, और जो हमारा क्लोरीन है वो एंटी है। तो क्लोरीन क्या हो गया, हमारा लीविंग ग्रुप। और यहाँ जो है एक्वस NaOH के साथ स्लाइट H+ लिया गया है, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम लिया गया है, राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मीडियम तो हल्का सा एसिडिक तो होगा ही। तो इसकी मैकेनिज्म किस तरह से प्रोसीड करती है ना, आप अपने COH को थोड़ा खोल के लिख लो। तो जो NaOH है वो पहले वाटर निकाल लेगा, अपना सॉल्ट बना लेगा, और जो O है वो O माइनस हो जाता है। अब ये जो O माइनस है ना, ये जाके अटैक कर देता है हमारे C के सिग्मा स्टार पे, जो हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वीकेंड पड़ा हुआ है, उस पे जाके ये अटैक कर देगा। तो उस पे जाके जब ये इस कार्बन के इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे अटैक करता है, तो जो हमारा क्लोरीन है वो क्या कहते हैं, रिपल्शन या फिर थोड़ा सा पुश एक्सपीरियंस करेगा और ये बाहर निकल जाता है। तो देखिए इस तरह से हमारे पास एक कुछ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जैसी कुछ इंटरमीडिएट बनते हुए दिख रहा होता है, ठीक है। और इसके बाद जब ये फर्दर हमारा खुल जाता है, तो सिंस स्लाइट स्लाइट एसिडिक कंडीशन थी, तो ये COOH हमारा एज इट इज इंटैक्ट हो जाता है। जो हमारा सॉल्ट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में, CO माइनस इंटू COOH। और देखिए हमारा जो सब्सटीट्यूशन है वो कैरी आउट हो गया, यहाँ पे पहले Cl था, यहाँ पे OH आ गया। तो इधर क्या होता है, रिटेन्ड प्रोडक्ट या फिर रिटेंशन ऑब्जर्व करने को देखने को मिल रहा होता है हमें, अनलाइक SN2। तो SN-NGP में ध्यान रखिएगा कि एक तो दो ही पॉइंट्स कंसीडर करने के, एक तो जो हमारा इंटरनल न्यूक्लियोफाइल और जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो कैसे होने चाहिए, एंटी होने चाहिए, आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। और दूसरा जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो किस तरह का मिलता है, जो हमारा रिटेंटेड प्रोडक्ट होता है, रिटेन्ड या फिर रिटेंशन ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बस यही हमारे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज आ रहा होगा, रिटेंशन देखने को मिलता है। तो देखिए हमारे पास जैसे ये एग्जांपल है, अब यहाँ हमारे पास जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है और जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो दोनों सेम साइड है, एंटी नहीं है। तो यहाँ तो नॉर्मल SN2 मैकेनिज्म कैरी आउट हो जाएगी, जो और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इन्वर्टेड फॉर्म में जाके अटैच हो जाएगा। बट यहाँ देखिए हमारा जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है और जो लीविंग ग्रुप है वो दोनों एंटी है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे SN-NGP देखने को मिलती है और इस तरफ जो है हमारा OH अटैच हो रहा होगा, राइट। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिटेन्ड प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जिस तरफ Cl थी उस तरफ ही हमारा जो है OH जाके अटैच हो गया है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी काफी मस्त है। इसमें देखिए हमारे पास NaOH है, तो पहले तो एक Cl है, उसको जाके जो हमारा OH है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब इसमें जो हमारा OH माइनस है वो एज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर लेगा, और जो हमारा Cl है वो एज लीविंग ग्रुप एक्ट करेगा। और ये दोनों देखिए एंटी एंटी है ना। तो ये दोनों आपस में जाके इस तरह से एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे, जिसमें ये देखिए डायहेड्रो रिंग है जिसमें 2 ऑक्सीजन है और 4 कार्बन है। तो ये भी SN-NGP का ही एग्जाम्पल है। अब हमने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा हाइड्रोकार्बन, उसमें एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ी थी और अब हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है। तो अब काफी सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि भैया कब हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है और कब हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है, और दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज होती है। तो चलिए इसको ही अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारे जो एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी तो ये होती है, जो हमारा SN1 और E1 है, दोनों में ही कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। बट हम और देखिए जो हमारा SN2 और जो हमारा E2 होता है, ये दोनों ही वन स्टेप रिएक्शन होती है। अब देखिए हमारा SN1 और E1 तो कितने भी स्टेप के रिएक्शन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी कार्बोकेटाइन कैसा बन रहा है, क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट कितने पॉसिबल है। बट SN2 और E2 दोनों हमेशा वन स्टेप रिएक्शन होगी, एक ही स्टेप में हो रही होगी, एंड टेक्स प्लेस ओनली व्हेन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस प्रेजेंट हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी या फिर बेसिसिटी हाई होनी चाहिए फॉर दीज रिएक्शंस। अब देखिए हमें यहाँ 5 तरह के केसेस ऑब्जर्व करने को मिल सकते हैं, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह की मैकेनिज्म फॉलो करनी है। और ये वाले जो टेबल है ये प्लीज काफी अच्छे से समझ लेना और इसको बार बार रिवाइज कर लेना। इसके वजह से आपकी जो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन है कभी भी गलत नहीं हो रहे होंगे, और आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी रिएजेंट्स को लेके। तो जब भी हमें सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गिवन है, जैसे हमें H2O दे दिया या ROH अल्कोहल दे दिया, तब हम हमेशा SN1 रिएक्शन कराते हैं, ओके।
और जब भी हमें पीपीएस जो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसके साथ थोड़ी सी हीट गिवन है तो हम क्या करा रहे होंगे ना, E1 रिएक्शन करा रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना कि जब भी हमें पीपीएस के साथ हीट दे दी तो कौन सी रिएक्शन कराएंगे, E1 रिएक्शन। अब हमें सिंपली बेस दिया गया है जैसे RO माइनस या एल्कोहलिक KOH है, ये दोनों बेसिस है। तो इसके साथ हम E2 रिएक्शन कराएंगे कब, जब 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री हमारे पास RX प्रेजेंट है। और हम SN2 कब करा रहे होंगे, जब 1 डिग्री RX है और उसके साथ जो हमारा RX है वो अनब्रांच्ड मैनर में, यानी कि जो SN2 वाले मैकेनिज्म है उसको फेवर कर रहा है, अनब्रांच्ड मैनर में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ओके, सो उस केस में हम SN2 करा देंगे, अदरवाइज हमें E2 मैकेनिज्म फॉलो करानी होगी। अब हमारे बेस के साथ अगर हमने थोड़ी सी हीट दे दी तो या तो E2 मैकेनिज्म होगी या फिर E1CB मैकेनिज्म होगी व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट। अब ये मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन के लेक्चर में कि जब हमारे कार्बन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो जो हमारा मैकेनिज्म है वो E1CB प्रेफर करता है ओवर E2 मैकेनिज्म। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो हम कौन सा कराएंगे, E1CB, अनलेस हम नॉर्मल E2 मैकेनिज्म करवा रहे होंगे व्हेन वी हैव बेस एंड हीट। और जब हमारे पास सिंपली न्यूक्लियोफाइल गिवन है लाइक एक्वस KOH तो हम SN2 रिएक्शन कराएंगे अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री RX है। E2 रिएक्शन कराएंगे अगर हमारे पास 3 डिग्री RX है। और SN1 रिएक्शन कब कराएंगे, जब हमारा न्यूक्लियोफाइल है और उसके साथ हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गिवन है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गिवन होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने पढ़ा था SN1 की मैकेनिज्म में ही कि जो CX बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है CX बॉन्ड का डिसोसिएशन, वो कौन कराता है, PPS। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होगा तो हमारी SN1 रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर हमें PPS गिवन है और हमारा जो RX है वो 3 डिग्री है तो हम हमेशा SN2 रिएक्शन प्रेफर कर रहे होंगे। तो ये सब को हम एक एग्जांपल के साथ समझते तो हमें और अच्छी क्लैरिटी आएगी। जैसे देखिए अब हमारा ये कॉमन एक RCl दे रखा है, इस पे मैंने सबसे पहले क्या डाला, नॉर्मल पीपीएस डाला है तो यहाँ नॉर्मल SN1 रिएक्शन हुई। अब मैंने पीपीएस के साथ हीट कर दिया है तो यह एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और यहाँ मुझे क्या मिल रहा होगा, हमारा प्रोडक्ट एल्कीन। अब यहाँ मेरे पास एक बेस दिया गया है तो यहाँ मेरी कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही होगी, E2, और मुझे क्या मिलेगा, एल्कीन। अब यहाँ मेरे पास एक बल्की बेस आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो हम उस तरफ से हमारा प्रोडक्ट एल्कीन बनाते हैं जिस तरफ से ये जो डेल माइनस है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और ये टर्मिनल पे ज्यादा होती है तो इसलिए यहाँ हमारे पास टर्मिनल एल्कीन एज आर आंसर आ रही होती है। और हमारे पास फिर से एक जो है न्यूक्लियोफाइल दे दिया गया है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल दिया गया है और हमारे पास जो हमारा RX है वो 2 डिग्री था तो इस वजह से जो है SN2 मैकेनिज्म फॉलो करके ये इस तरह का प्रोडक्ट बना रहा है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बेस दिया गया है और उसके साथ हीट कर दिए। अगर देखिए हमें बेस दिया गया है और हीट कर दिए तो हम कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करें, E2, क्योंकि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है इस वजह से हमें यहाँ नॉर्मल एल्कीन मिल जाती है। अब देखिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, हमारे पास ये इस तरह का RCl गिवन है, यहाँ हमने बल्कि बेस लिया है तो सिंपली E2 मैकेनिज्म होगी और जो हमारा आप कह सकते हैं एल्कीन है वो उस साइड से बन रही होगी जिस साइड हमारा डेल नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जो कि किस पे होती है, टर्मिनल पे। तो इसलिए हमें इस तरह की एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट देखने को मिल रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वस KOH जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल और उसके साथ देखिए मुझे ETOH दे दिया है तो ये क्या है, मेरा एल्कोहलिक KOH। ये एल्कोहलिक KOH क्या होता है, हमारा देखिए बेस होता है, एल्कोहलिक KOH हमारा बेस होता है और मेरे पास जो मेरा RX है वो 2 डिग्री है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपली E2 मैकेनिज्म फॉलो करा दूंगा एल्कोहलिक KOH के साथ विच इज बेस एंड हीट। तो मुझे इस तरह की एल्कीन मेरा मेजर प्रोडक्ट मिल रहा होगा। अब MEOH है, MEOH क्या होता है, मेरा PPS होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये सिंपली मेरा SN1 मैकेनिज्म कर देगा तो यहाँ मेरा कार्बोकेटायन बन रहा होगा और ये रीअरेंज करके यहाँ आ जाएगा, इस वाले पे, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा तो इस वजह से मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ जाके अटैच हो गया। और नेक्स्ट है मेरा AgF, तो ये क्या कर देगा, मेरा Cl हटा के यहाँ पे क्या लगा देगा, AgF। अब मैंने आपको लास्ट जो हमारा हाइड्रोकार्बन का लेक्चर था उसमें बताया था कि जो AgF है वो मेरा पुअर लीविंग ग्रुप होता है तो उसके साथ जब मैं बेस ले लूँ और हीट ले लूँ तो मेरा जो एल्कीन बन रही होती है वो हमेशा उस साइड से बन रही होती है जिस साइड मेरा जो डेल नेगेटिव है वो ज्यादा स्टेबल होगा और वो सबसे ज्यादा स्टेबल का हो रहा होता है टर्मिनल पे, क्योंकि इस पे कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं शो कर रहा होता है तो इसलिए ये वाली एल्कीन जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट आ रही होती है। तो आई होप ये जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के बीच का ये आपको समझ आया होगा और आप कभी भी अब क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे, जितनी हो सके इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भर भर के आते हैं जेईई मेंस में। सो ऑल राइट, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड स्टेइंग टिल द एंड। इस वाले लेक्चर के जो नोट्स है आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे होंगे, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर करें और आप लेक्चर के रिव्यूज भी लिख सकते हैं हमारे कॉमेंट्स में या इंटरनेट पे किसी भी दूसरी जगह जहां आपको अच्छा लगे। और प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कैम्प क्रक्स। थैंक यू।